स्टार्ट हो गया? चलिए तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर इसको भर लेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे एडवांस में भी आया हुआ है, चाहे कुछ और भी पूछा जाएगा तो क्या करेंगे। मान लो मैं एच दे दूं, जो आया भी तो हुआ था वैसे एडवांस 2018 में, इसी में यदि मैं एच दे दूं तो भी ये लेंथ आ ही जाएगा, या लेंथ ही दे दूं यार, कह दूं कि छोड़ा गया और यहां पहुंचा है ना, एल दे दूं। आपको पता है क्या करोगे तो टाइम आ जाएगा, जो टाइम ही पूछा था, 9वीं क्लास का लगाओगे। एस बराबर यूटी प्लस ए, मालूम है ना, ये कहा ना, ये सॉलिड स्फीयर के लिए जरूरत है तो ये है, हॉलो स्फीयर तो ये है, डिस्क तो ये है, रिंग तो ये है। तो क्या लिखना है बस, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एल स्क्वायर। कोई स्पीड पूछेगा कि नीचे पहुंचते पहुंचते स्पीड बताइए, तो क्या करोगे, तीसरा इक्वेशन लगा लेना। क्या होगा, यहां पहुंचते पहुंचते कितना स्पीड होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a जो भी होगा, और s यदि ये दिया है तो ठीक है, ये दिया है तो ये नहीं आ जाएगा। कैसे, कितना लेंथ होगा, यदि ये h होगा तो h बाई साइन थीटा होगा, बाई साइन थीटा। और जब ये होता है तो साइन थीटा ये होता है, l साइन थीटा बराबर h, और h बाई साइन थीटा बराबर l। इतना तो जानते ही होंगे। तो आपको ये करना है, आपको ये समझना है। अच्छा हाँ, ये भी नहीं, ये सब याद नहीं रहेगा आपको, करना क्या है तब, याद तो रहेगा नहीं। ये तो मैं ऐसी टेबल बनवा रहा हूं कि मैं बताना चाहता था कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो करना क्या है तब, तो करना ये है, दो तो छोटा छोटा इक्वेशन लिखना है। एक लिखेंगे ये वाला और एक लिखेंगे ये वाला, और जो सॉलिड स्फीयर रहेगा तो आई को लेके चलना नहीं, बल्कि क्या लिख लेना है, 2/5 mr²। मैं तो ऐसे ही जनरल लिख के समझा रहा था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, और आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ऐसे थोड़ी आएगा, वो तो सीधा आंसर आ जाएगा। डिस्क होगा तो यहाँ पे a⁻²/2, हॉलो स्फीयर होगा तो टेबल याद करोगे सुबह जब के 4 बजे। क्या करोगे, ये दो ठो इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व करोगे, जो भी रहेगा वो आप जल्दी से कर लेंगे, और फटाक से आपका ए भी आ जाएगा छोटे में। वो तो इतना बड़ा बड़ा क्यों दिख रहा है मालूम है, क्योंकि आई रखे नहीं ना, आई रख देंगे, डिस्क कहेगा तो डिस्क वाला रखेंगे उसी समय, लास्ट में थोड़ी रखेंगे, ये तो इसी समय रखेंगे यार यहीं पे, और यहीं पे रख देंगे तो छोटा वहीं पे रिड्यूस हो जाएगा, कट पीट के सब हट जाएगा। तो रटना नहीं है, बल्कि आपको ये सीखना है कि ट्रांसलेशनल मोशन एफ बराबर ए में, और रोटेशनल मोशन टाउ बराबर आई अल्फा, और कैसे सॉल्व करना वो बताया हूं, टाउ वाले में आर को डिवाइड करके उधर और जोड़ना होता है, जनरल यही प्रोसेस है। और आप बस सिंपली सॉल्व करेंगे, और बहुत छोटे में, ये तो एक्स्ट्रा है, ये और ये थोड़ा आगे बढ़े, वैल्यू रखने के साथ ए आ जाएगा और एफ आ जाएगा। क्लियर? तो मैं मान के चलूं कि वी वाला भर लेंगे, पी वाला भर लेंगे, है ना, सबके लिए अपना अलग अलग एक्सप्रेशन होगा। ये वाला ना एक नया मिनिमम म्यू क्या होता कि रिंग रोल करे, रिंग समझ रहे, सर के ना, म्यू मिनिमम कितना है कि रोल करे वो रिंग। आपको बताना है कि मिनिमम म्यू क्या हो ताकि वो रोल करे। बताइए मिनिमम म्यू क्या होता कि रोल करे। मैं बताता हूं, देखो कैसे निकालना है। ये बताइए कि सॉलिड स्फीयर का निकाल लेते हैं, चाहे रिंग का निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इतना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए ना, म्यू मिनिमम निकालने के लिए कर क्या रहा हूं, देखो म्यू मान लेते हैं और मिनिमम देखते हैं। एफ मैक्सिमम क्या ही होता है, म्यू एन होता है। क्या होता है, यही होता है, कहीं भी होता है, कहीं भी मतलब।
म्यू एन, तो व्हाट इज एन हियर? सही है। अगला स्टेप सुनो, फ्रिक्शनल फोर्स या तो एफ मैक्सिमम के बराबर होता है या तो उससे छोटा होता है। थ्योरी है भाई ये, आपको बताया था, बल्कि मैं कहा भी था कि म्यू एन फ्रिक्शनल फोर्स होता ही नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स ये है, फ्रिक्शनल फोर्स जो क्या है, मैक्सिमम के बराबर भी हो सकता है और तो भला म्यू एम जी कॉस थीटा म्यू एम जी या म्यू एन कैसे कर सकते हैं आप? कम भी हो सकता है यार। यहां से 2 न्यूटन लगाओगे तो नीचे म्यू एम जी थोड़ी लगेगा, 2 न्यूटन लगेगा। इसको ठेलने के लिए, पुश करने के लिए कितना न्यूटन लगाएंगे? तो नीचे से इधर की तरफ कितना लग जाएगा? 2 न्यूटन लगेगा। म्यू एम जी लगेगा, म्यू एम जी लगा दो ना तो ठेलोगे इधर, भागने लगेगा उधर, यदि स्टडी किया जाएगा। सो रख ले क्या तब? बताइए, ये जरूरत वाला मालूम है ना? कितना रिक्वायर्ड है जरा रिंग के लिए बताइए? एम जी बाई लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। सही है। म्यू क्या होना चाहिए? म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा बाई 2 होना चाहिए। समझ में आ गया? म्यू या तो इतना हो या इतने से, तो क्या होगा? प्योर रोलिंग होगा, सरकेगा नहीं, रिंग रोल करके जाएगा। सो पता चल गया ना कि म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? तो या तो इतना होना चाहिए या तो इतने से, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? tan थीटा बाई 2। इससे ज्यादा होगा तो भी रोल करेगा, कम हो जाएगा तो सरकने लगेगा। देखिए देखिए सर, सरकता हो, देखिए। अरे यार रोल कर रहा है, पसीना हुआ लगा। एक काम करिए, जल्दी से आप लोग यही वाला कर करके हमको ये बता दीजिए, ये जल्दी जल्दी। tan ये बता दीजिए, 2 tan थीटा बाई, ये बताइए 2 tan थीटा बाई। आपको पता है कि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आसान नहीं है वैसे, ठीक है। यदि मैं कहूं कि एक सॉलिड स्फीयर थीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन पर सॉलिड स्फीयर को छोड़ा गया, तो बताइए प्योर रोल करने के लिए म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? तो आसान थोड़ी है ये, ऐसे थोड़ी आ जाएगा, ये मेहनत करना पड़ेगा तब आएगा। अब याद रहे तो अलग बात है आपको, लेकिन आपको क्या करना होगा? तब क्या करना होगा? 2 इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ए आएगा और ए से ही फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो जरूरत है। अब फिर किससे इक्वेट करेंगे? एफ लेस देन एफ मैक्सिमम। मतलब जो कर रहे हैं वही करना होगा, ऐसे तो नहीं आने वाला है। और वैसे बहुत बड़ा भी नहीं है, आपको सिंपली 2 इक्वेशन लिखना है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है रोलिंग वाला, और कंडीशन लगाना है एफ लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्सिमम। कुछ क्वेश्चन और पूछूं आपसे? क्वेश्चन पूछता हूं, लोग बताइएगा, देखते हैं बता पाते हैं आप लोग ध्यान से। आप लोगों को पता चल गया ना कि सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? सॉलिड स्पेस सबको एक साथ छोड़ा गया है, एक ही जगह से, एक ही इंक्लाइन प्लेन पर, एक ही पोजीशन से, साइमल्टेनियसली और सफिशिएंटली रफ इंक्लाइन प्लेन है ताकि कोई सरके ना। तो सबसे पहले कौन पहुंचा होगा? उसके जस्ट बाद कौन पहुंचा होगा? डिस्क पहुंचा होगा। उसके जस्ट बाद फिर कौन पहुंचा होगा? अंत में कौन पहुंचा होगा? रिंग पहुंचा होगा। क्यों रिंग लास्ट में पहुंचा होगा? क्योंकि सबसे कम एक्सेलरेशन है उसका। क्यों सबसे कम एक्सेलरेशन है? क्योंकि आई सबसे ज्यादा है ना। क्वेश्चन मेरा सुनिए अब, इतना बताने के बाद, यदि इंक्लाइन प्लेन रफ न हो, स्मूथ हो, क्या हो? तो आपको बताना है पहले कौन पहुंचा होगा। यदि सरफेस स्मूथ हो तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा बताना है। हाँ
सब साथ पहुंचेंगे। सब क्यों साथ पहुंचेंगे सुनो, सबको छोड़ेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा नहीं, सबको कौन लेके जाएगा? और mg साइन थीटा में कोई माइनस, mg साइन थीटा बराबर में एक mm कैंसिल, सबका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g साइन थीटा, सबका एक्सेलरेशन कितना होगा? और सब साथ पहुंचेंगे। वो पिछले में गड़बड़ी ये हुई तो एक्सेलरेशन अलग अलग था ना यार, जिसका ज्यादा था वो पहले पहुंचा, जिसका कम था वो बाद में पहुंचा, लेकिन इस बार तो सबका एक्सेलरेशन से ही तो पहुंचना है लोगों को नहीं यार, ऑब्जेक्ट को। चलो पर्सनिफाई कर दिया। पर्सनिफाई समझते हैं आप लोग क्या होता है? किसी बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग को क्या करते हैं उसको, या लिविंग बीइंग एनिमल किंगडम में से किसी को उठा के आदमी की तरह बिहेव कराते हैं। क्वेश्चन एक और देखता हूं कि आप लोग बता पाते हैं, ध्यान सुनना। इस बार तो आसान हो गया आप लोगों के लिए, तो बता दिए। रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ। और इतना ज्यादा इंक्लाइन प्लेन है कि जितना रफनेस उसकी है, सब के सब सरक रहे हैं, लेकिन रफ है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है ना? स्मूथ नहीं है। और चारों ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया, रफ है, पर सब सरक रहे हैं, प्योर रोल नहीं हो रहा है। बताना है सबसे पहले कौन पहुंचेगा? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यदि रफ इंक्लाइन प्लेन हो, रफ हो, नॉट स्मूथ, स्मूथ में तो साथ पहुंचेंगे, और प्योर रोलिंग होगा तब तो सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, ऐसा बाद में। लेकिन रफ है और सब सरक रहे हैं, मतलब रोलिंग नहीं हो पा रहा किसी का भी, सबके। तो बताना है कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा? आंसर है सब साथ पहुंचेंगे। क्यों? सब साथ पहुंचेंगे, लेकिन आंसर आप लोगों का सही नहीं है। नहीं, मास अलग अलग है, मास अलग अलग है तो भी साथ में पहुंचेंगे। अब बताइए, मास अलग है तो भी साथ में पहुंचेंगे, मास अलग है, रेडियस अलग है, तो भी सब साथ में पहुंचेंगे। आप लोगों का 27 मई को संडे को 8 से 11 फर्स्ट माइनर टेस्ट है, और 1 से 3 तक केमिस्ट्री नाग सर का क्लास है, 1 से 3। मंडे को 28 को जो रेगुलर क्लासेस हैं, 7 बजे फिजिक्स केपी सर, 8:30 बजे मैथ्स धीरज सर, और 10 बजे केमिस्ट्री रविंद्र मौर्य सर। आप लोगों के पास जवाब आया ये वाला? चलिए मैं बताता हूं आप लोगों से। देखिए फिर से सोच नहीं पाए आप लोग। यदि मैं कहा था कि सब सरक रहे हैं, यदि सब सरक रहे हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो ट्रांसलेशनल से ही बता दूंगा, रोटेशनल गया भाड़ में। mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, स्लीपिंग है, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा बराबर a में करके देखो, एक्सप्रेशन सेम आएगा सबका, म्यू सबके लिए सेम है। अच्छा हाँ, ये म्यू सेम था वैसे, लेकिन हम मान के चले थे कि म्यू मान रहे होंगे। आप ये मत कहिएगा सर इसीलिए तो हम लोग को नहीं आया है। म्यू सबके लिए सेम है, आप लोग लिख के देखिए, म्यू सबके लिए सेम है, स्लिपिंग है, रफ है, तो आप लोगों को एक्सेलरेशन सेम ही मिलेगा। एम कैंसिल हो गया होगा और सबका एक्सेलरेशन मिला होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और सबका एक्सप्रेशन सेम आ गया और साथ साथ पहुंचेंगे। इसका मतलब साथ ना पहुंचने का केस केवल कब है? जब प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है। क्लियर हो रहा है?
सबसे कठिन क्वेश्चन अब पूछ रहा हूं, जो एडवांस में आया था तो वो बहुत आसान सा आया था, अब मैं कठिन क्वेश्चन पूछ, ध्यान से सुनना ना। यदि मैं आपसे ये कहूं कि एक डिस्क को और एक सॉलिड स्फीयर को, कोई दो ऑब्जेक्ट लेते, चारों ले सकता था वैसे, एक डिस्क को और एक सॉलिड स्फीयर को छोड़ा गया ना रफ सरफेस पर, तो म्यू का क्या रेंज हो ताकि सॉलिड स्फीयर तो रोल करे पर डिस्क सरक के जाए। क्वेश्चन समझ आया? फिर से सुनो। एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर एक डिस्क को छोड़ा गया, डिस्क समझ रहे हैं, एक डिस्क को छोड़ा गया और एक सॉलिड स्फीयर को छोड़ा गया, तो म्यू का रेंज क्या हो, म्यू की वैल्यू कहां से कहां तक हो ताकि आप एश्योर कर सके कि डिस्क सरक के जाएगा और सॉलिड स्फीयर रोल करके जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? डिस्क सरक के जाएगा और सॉलिड स्फीयर रोल करके जाएगा। सॉलिड स्फीयर कह रहा है, सॉलिड स्फीयर के अनुसार यदि म्यू इतना हो या इतने से ज्यादा हो तो रोल करेगा और कम हो जाएगा तो स्लीपिंग होगा। और ये कह रहा है डिस्क वाला कि इतना हो या इतने से ज्यादा हो तो रोल करेगा। अच्छा, कम ज्यादा में घबराते नहीं हो ना? अरे ज्यादा रहेगा तभी ना बढ़िया रहेगा यार, ज्यादा रहेगा तब ना। ऐसे मैं कहूंगा कि बताओ इतने से कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा तो रोल करेगा? कहें एक मिनट रुकिए, कम रहेगा, कम रहेगा तो रोल करेगा, ज्यादा ना, क्रिटिकल तो है ये। इतना या इतने से ज्यादा रहेगा तो डिस्क रोल करेगा, कम हो जाएगा तो यदि मैं इतने से कम कर दूं और इतने से ज्यादा, इतने से इतने से, तो ये रोल करेगा, ये रोल नहीं तो हो गया क्या ये? हाँ वही ना, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, चारों बॉडी को छोड़ दें, देखता हूं आप बता पाते हो तुम लोग। चार बॉडीज को छोड़ दें तो म्यू का क्या रेंज हो, म्यू का क्या रेंज हो ताकि दो ठो सरके या दो ठो रोल करे, दो ठो सरके और दो ठो रोल करे। हाँ? अच्छा, इससे पहले ये इतना कठिन क्वेश्चन बताया, पहले छोटा सा बता दे। यदि मैं ये कहूं कि चार बॉडी को छोड़ा गया, सुनो जरा ध्यान से, पहले नाम ले लेते हैं फिर रेंज बाद में बताइए। पहले नाम ही पता नहीं है, रेंज बताने लगे आप। यदि चार बॉडी को छोड़ा गया और उसमें तीन ठो रोल कर रहे हैं और एक ठो सरक रहा है, तो बताइए उसका नाम क्या है? बुझहुअल है ये, पजल है, हाँ रिंग है। कैसे मालूम आप लोगों? क्योंकि उसको रोल करने के लिए सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत है, सबसे ज्यादा, बाकी को कम है। ये समझ में आ रहा है? तो यदि मैं कहूं कि चार में से एक सरक रहा है और तीन ठो रोल कर रहे हैं, तो बताइए जो सरक रहा है उसका नाम क्या है? तो रिंग है। दूसरा पूछें, चार बॉडी को छोड़े और मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में, ऑब्जर्वेशन में, कि दो ठो सरक रहा है और दो ठो रोल कर रहा है। बताइए कौन कौन सा रोल कर रहा है, कौन कौन सा सरक रहा है? रिंग और हॉलो स्फीयर, नॉट डिस्क। आप लोग भूल जा रहे हैं, ये बल्कि कहां लिखना चाहिए? यहां, और ये यहां। इनर्शिया वाला गड़बड़ा रहा है आप लोगों का, वही वाला है दिक्कत। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की किसकी जरूरत होती है? फ्रिक्शन की जरूरत सेकेंड, देन सबसे कम, ये रीजन है। तो कौन दो ठो सरक रहा होगा? रिंग और हॉलो स्फीयर। और कौन दो ठो रोल कर रहा होगा? अच्छा, ये चार बॉडी को छोड़े
3 ठो सरक रहा है, केवल 1 ठो रोल कर रहा है, तो रोल जो कर रहे हो उसका नाम बताओ। अच्छा तुम लोग लग रहा है कि पता चल गया, इसी में उसी में इधर उधर को लपेट रहे हो, आइडिया लगे, लेकिन ये आसान क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ऐसा बहुत कठिन क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रहा हूं इतनी आसानी से। अब उस पे आ जाए रेंज वाले पे, हाँ ये पता चल गया ना आप लोगों को कि किस ऑर्डर में क्या हो रहा है। सबसे आसानी से रोल कौन कर लेता है, सॉलिड्स पे, और सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है, रिंग को, है ना, सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत होती है उसको। तो यदि 4 बॉडी को छोड़ दें तो 2 ठो रोल कर रहा है, 2 ठो सरक रहा है, तो म्यू का रेंज बताइए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को बताना है कि यदि 2 ठो रोल कर रहे हैं और 2 ठो सरक रहे हैं, तो आप लोगों को बताना है कि म्यू कहां से कहां तक रहेगा, तो ये होगा। भूल मत जाना, इसको ऊपर सोचना है और इसको, और ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है, और इन्हीं के बीच में रेंज करेंगे तो काम हो जाएगा, हैं? तो क्या करेंगे, कितने से कम, इतने से कम और इतने से, ये है यार, इतने से कम और इतने से, तो कौन कौन सा रोल कर रहा होगा, कौन सा सरक रहा होगा, रिंग और हॉलो स्फीयर सरक रहा होगा, और कौन रोल कर रहा होगा, डिस्क और सॉलिड स्फीयर। क्लियर हो गया? अच्छा जो एडवांस में था उसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना, टाइम की बात किया था, एक काम करो कर लेते हैं उसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको एक काम करिए, बता दीजिए, यदि मान लीजिए ये एच है ना, ये एच है, एच है, ये दिया हुआ था, तो बता दीजिए कि डिस्क का टाइम यहां से यहां तक पहुंचने का और सॉलिड स्फीयर का पहुंचने का टाइम बता दीजिए। टाइम लिखिए, टाइम वैसे लिखना भी तो था यार, यहां पे देखो v और टाइम लिखना भी था। मैं तो सॉलिड स्फीयर का ही टाइम बता दो, सॉलिड स्फीयर का टाइम बता दो, बाकी सब तुम कर लेना ना, बाकी तो क्या बदलने वाला, अरे ये बदलेगा और क्या, और आपको पता चल ही गया कि ये कैसे निकालना है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए ऐसे लिखिए, देखिए मैं एक तो लिखता हूं ताकि आप लोग को करना आ जाए, फॉर सॉलिड स्फीयर। हाँ बताइए, टाइम बताइए, यदि एच हाइट तक छोड़ा जाए, एच हाइट से छोड़ा जाए और प्योर रोलिंग हो, सरक के ना है, रोल करता हो, रोल मतलब समझते हैं ना आप लोग, रोल करता हुआ सरक के ना है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा। इधर देखिए, तो यदि ये एच है तो ये लेंथ कितना है बताइए, एच बाई साइन थीटा, इतना तो जानते हो यार, ऐसे कर सकते हो, देखो ना, साइन थीटा बराबर एच बाई एल, साइन थीटा बराबर एच बाई एल, तो क्या एल नहीं निकाल लोगे, निकाल के देख लो, एच बाई साइन थीटा आएगा। मैं लिखने क्या जा रहा हूं, देखो तो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के लिए लिखने जा रहा हूं, इसी तरह बाकी सबके लिए भी लिख लीजिएगा आप लोग। तो लिखने जा रहा हूं, देखिए बताइए यहां पे क्या लिखूं, लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, टी स्क्वायर, बताइए कितना आ गया, टी बताइए, ये यही एडवांस में आया था, ऐसे यही अभी, और इस तरह का टेबल बना के समय क्या, लेकिन हाँ फिर से ये सब याद तो रहेगा नहीं आपको, ए बराबर एम ए और टाउ बराबर आई अल्फा लिखना होगा, और जो कि मैं पूरे हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट कर रहा हूँ कि आपको यही लिखना होता है, एफ बराबर एम ए और टाउ बराबर आई अल्फा। अब कर लियो तो वी भी लिख ही लो, या एक ठो सॉलिड स्फीयर का वी भी लिख लो, वी लिखो, वी
वी वाला भी बता दो। तीसरा लिखो वी। तीसरा देखिए लिखता हूं वी वाला, देखिए यहां पहुंचते पहुंचते मान लेते हैं कितना है वी ना। देखिए लिख रहा हूं, देखिए 9वीं क्लास का 9वीं क्लास का इक्वेशन लगा। अच्छा आप लोगों को पता है कि क्यों लगा पा रहा हूं 3 इक्वेशन? क्यों लगा पा रहा हूं? ए कांस्टेंट है, ए वेरिएबल होता है, थोड़ी लगा पाता मैं। तो लिखता हूं तो वी तो पहुंचते पहुंचते निकालना ही है आपको। u 0 है प्लस 2a सॉलिड स्फीयर का निकालना है। कितना लिखा होता है? 5g sin थीटा डिवाइडेड बाई 7 इंटू दूरी ना। जरा v बताओ कितना आया? अंडर रूट 10 GH बाई। क्या इसी तरह हॉली स्फीयर का, डिस्क का, इन सब का नहीं बता दोगे? सबका आ जाएगा। आप ये भी सुन लीजिए, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं अब इससे ज्यादा आईटी का लेवल है भी नहीं। अब इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे? स्लिपिंग की बात कर लिए, रोलिंग की बात कर लिए, इतना ज्यादा रेंज की बात कर लिए। इतना ज्यादा रेंज तो कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। मतलब इतना ज्यादा डिटेल में कि 2 ठोस सर के, 1 ना सर के, रेंज क्या हो कि ऐसे। क्या दिया हुआ था हमको एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लिखा हुआ था कि डिस्क और सॉलिड स्फीयर या कुछ ऐसे लिखा हुआ था, रिंग या डिस्क जो भी, कि उनके टाइम टेकन का रेशियो, ये है। तो एच की वैल्यू ऐसी कुछ बताइए ना। टाइम टेकन का रेशियो नहीं, टाइम टेकन का डिफरेंस इतना है, तो डिफरेंस ले लोगे। डिफरेंस भाई सॉलिड स्फीयर का निकालना और डिस्क का नहीं निकाल लोगे। दोनों के बीच में क्या ले लेना? डिफरेंस। किस में से किसको घटाओगे? पहले कौन पहुंचा होगा? सॉलिड स्फीयर। तो डिस्क वाले में से घटा लेना। अब बराबर जो दिया होगा वो लिख लेना, एच आ जाएगा। मैं सिंबल में करवा रहा हूं, डेटा दिया होता, थीटा की जगह 60 डिग्री दिया हुआ था या 30 डिग्री ऐसे, तो ये है। अच्छा ये तो कैसे मैं कहूं कि बताइए सबसे कम फ्रिक्शन किस पे लग रहा था जब चारों को छोड़े थे और रोल करते हुए जा रहे थे? सॉलिड स्फीयर से सबसे कम लग रहा था। कैसे मालूम कम लग रहा था? क्योंकि वही तो सबसे पहले पहुंचा है। ये देखो ना, यदि फ्रिक्शन नहीं लगा होता तो सबको तो सेम ही लेके जा रहा था। तो इधर कम लगा होगा तो ज्यादा से गया होगा तो पहले पहुंचा होगा। सबसे ज्यादा किस में लगा था? रिंग में सबसे ज्यादा लगा था। यदि एफ का ऑर्डर की बात करें तो ये भी क्वेश्चन बनता है यार। दिस द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडीज। सो एफ रिंग ग्रेटर देन हॉलो स्फीयर, ग्रेटर देन डिस्क, ग्रेटर देन सही है ना? रिंग के क्या बोले थे आप लोग? हाँ ठीक है। हम लोग कुछ गड़बड़ बोल दिए थे क्या? ये समझ में आया आप लोगों को? फिर से कल इसी तरह की बात कल टेस्ट में आने वाली है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, आउट नहीं कर रहा हूं इसे। जब कोई हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर प्योर रोल करता है, कोई बॉडी फ्रीली प्योर रोलिंग करता है तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है। कोई बॉल को रोल करा दीजिए, रोल करता हुआ जाए फ्रीली, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं लगता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स 2 ही केस में लगता है। कौन कौन सा? या तो 2 सरफेस के बीच में स्लिपिंग होता है या तो स्लिपिंग की टेंडेंसी होती है।
और जब हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर कोई बॉडी सर्कुलर या स्फेरिकल बॉडी रोल करती है तो ना ही स्लिपिंग होता है उसका और ना ही स्लिपिंग की टेंडेंसी होती है। तो लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख लो। इसको भर लोगे ना तुम लोग? अब तो एक तो करवा भी दिया यार, कम से कम सॉलिड स्फीयर का तो अभी भर लो, ये कहना है। स्टेटमेंट लिखो, वही जो अभी आपको समझा रहा था। when a circular or spherical body when a circular or spherical body when a circular or spherical body rolls on rough horizontal surface freely स्टेटमेंट है, क्वेश्चन तो नहीं लिख रहे हो तुम लोग? स्टेटमेंट है बड़ा सा, क्योंकि इसको यूज करके आप बहुत सारी चीजों को समझेंगे भी और यूज भी करेंगे। कल तो यूज करना ही है आप लोगों को, यही वाला कल टेस्ट में। एक तो क्वेश्चन तो आउट कर दिया, फर्स्ट बैच में तो आउट भी नहीं किया हूं। आउट नहीं है, आउट लाइक है। when a circular or spherical body rolls on rough horizontal surface freely, then frictional force acting on the body is zero. Then frictional force acting on the body is zero. Then frictional force acting on the body is zero. क्वेश्चन ये उठता है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको क्या बताया था, फ्रिक्शनल फोर्स दुनिया में दो सरफेस के बीच में दो ही केस में लगता है। या तो दो सरफेस के बीच ही की बात होती है ना फ्रिक्शन यार। अब दो सरफेस के बीच ही म्यू भी डिफाइन होता है। मैं कहूंगा कि इसका म्यू बताइए कितना, तो ऐसे म्यू नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इस पे कुछ रखिए, ऐसे नहीं होता है ना। यही लकड़ी, यही तख्ता जो भी, और कोई स्मूथ चीज रख देंगे तो म्यू कम रहेगा, और रफ रख देंगे तो म्यू ज्यादा, यही रहेगा ये। तो म्यू किसकी प्रॉपर्टी, किसका कैरेक्टर है? दो के बीच का। फ्रिक्शनल फोर्स कब कब लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स कब कब लगता है? जब स्लिपिंग, दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रहा है तब, या स्लिपिंग की टेंडेंसी है तब। स्लिपिंग हो रहा है तो कैसे पता लगे स्लिपिंग हो रहा है? दो सरफेस जो कांटेक्ट में है, वेलोसिटी अलग अलग, स्लिपिंग है। ये स्लिपिंग है कि नहीं? ये स्लिपिंग है कि नहीं? कैसे मालूम स्लिपिंग है ये? अरे एक रेस्ट में चल रहा, रिलेटिव मोशन तो हो गया। तो दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसे? टू सरफेसेस कांटेक्ट का यदि रिलेटिव मोशन हो जाए, दो सरफेस कांटेक्ट में रहे, तो स्लिपिंग है और म्यू फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अच्छा, जब ये वाला केस होता है स्लिपिंग वाला, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता कितना है? मैक्सिमम लगता है। कितना लगता है? म्यू एल लगता है। कितना लगता है? यदि म्यू एस म्यू के दिया हो तो म्यू के वाला लगता है। कौन सा लगता है? कौन सा नहीं लगता है? म्यू एस। क्यों म्यू के वाला लगता है? क्योंकि दो स्लीपिंग को काइनेटिक फ्रिक्शन ही कहते हैं, इसीलिए तो म्यू के होता है वो। तो म्यू के एन लगेगा यदि दो रहेगा तो, और नहीं रहेगा तो नहीं। दूसरा केस कौन सा? टेंडेंसी ऑफ स्लीपिंग से बट नॉट स्लीपिंग, उसमें भी लगता है फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये कैसे पता चलता है?
थोड़ी देर के लिए आप स्मूथ मार लीजिए। तब तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स, यदि कोई बॉडी चल रही हो और रोल कर रही हो तो फ्रिक्शनल फोर्स रफ होने के बावजूद फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है यार? 0 फ्रीली। क्यों 0 लगता है? क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहता है, स्लिपिंग नहीं होता है। जो पहिया ऐसे चलता है, घूमता है, जो साइकिल का पहिया, बाइक का, बस का, ट्रेन का जो पहिया देखते होंगे रोल करता हुआ चलता है, तो नीचे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा जब भी आता है वो किस में आता रहता है? रेस्ट में। बार बार नया नया पॉइंट आता रहता है और रेस्ट में आता है, मतलब उसकी स्लिपिंग नहीं होती। तो ये वाला तो कैंसिल होगा, स्लिपिंग वाला। दूसरा, टेंडेंसी भी कोई नहीं बना रहा है। कोई टेंडेंसी कब बनाता है? जब कोई फोर्स लगाता है, धक्का देता है ऐसे, तो फ्रिक्शन लगने लगता है। तो ना ही टेंडेंसी होता है और ना ही स्लिपिंग होता है, और दोनों ही केस में लगता है, दोनों नहीं है, तो दोनों तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। क्वेश्चन एक और बड़ा तब उठा यहीं पे, फ्रिक्शनल फोर्स 0 समझ में आ गया? दोनों केस में से कोई भी नहीं है लगने के लिए। क्वेश्चन अब ये उठता है कि यदि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है तो जब बॉल को ऐसे रोल कर देते हैं तो रुकता क्यों है? वो रोल करते हैं तो रुक जाता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है तो रोल करता है वो। मैं बताता हूं आपको। सात बजे मैथ्स एसएम सर, 8:30 बजे मैथ्स धीरज सर, 10 बजे केमिस्ट्री रविंद्र मौर्य सर। 28 का मंडे। सुनो, यहां पे क्यों क्यों कोई चीज जब रोल करते हैं तो क्यों रुक जाता है? बहुत बड़े बड़े रीजन सुनो तो। रोल करते हुए जब फ्रिक्शन नहीं लगता है तो आखिर रोकता कौन है इसे? सबसे बड़ा जो सोर्स है रोकने वाला वो है एयर रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा। और बाकी 2-3 और फैक्टर हैं। 2-3 और फैक्टर क्या क्या है वो सुन लो। कितना भी हार्ड सरफेस हो, आइडियल केस नहीं होता, जिसको कहते हैं पॉइंट कांटेक्ट होता है, एक पॉइंट कांटेक्ट होता है। सच ये है कि एक पॉइंट कांटेक्ट नहीं होता, हम लोग आइडियली मानते हैं, रियल में नहीं होता। साइकिल का पहिया केवल पॉइंट कांटेक्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो कई पॉइंट कांटेक्ट होते हैं। क्या सरफेस वैसे ही फ्लैट रहता है? बेंड होता है, दबता है। कितना भी हार्ड मटेरियल हो उस पर आप बॉल रखेंगे तो वो दबता है। ये अलग बात है कि हम लोग उसको काउंट ना कर पाए, मेजर ना कर पाए। दबता है, ठीक है। तो ये थोड़ा दबता है, ये तो पॉइंट कांटेक्ट नहीं हुआ और इधर से ज्यादा फोर्स लगता है ना? ये वाला इधर से ज्यादा फोर्स लगता है, इधर इधर चल रहा होगा तो एक तो इधर वाला ज्यादा फोर्स लगता है, वो रिटार्ड करता है। सबसे बड़ा एयर रेजिस्टेंस रिटार्ड करता है। पार्शियल स्लीपिंग होती है, मतलब ये केस नहीं होता है। तो जो हम लोग सोच रहे थे सब तो गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडियल बना के बता दें तो आपको अच्छा लगेगा। जो सबसे बड़ा सोर्स है एयर रेजिस्टेंस, उसको खत्म कर दें और वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करें, मतलब निर्वात में जहां पे एयर रेजिस्टेंस ना हो, और एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस हो, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, और ग्लास का बना हो, बहुत दूर तक 100 किलोमीटर दूर तक हो, और उस पे बॉल रोल कर दीजिएगा ऐसे और 100 किलोमीटर चला जाएगा, बहुत कम उस पे। तो उसको रोकने वाला कौन होगा? तब तो यही थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो है नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स जो कर रहे थे पार्शियल स्लिपिंग, तो थोड़ा बहुत लग रहा होगा तो वो भी नेग्लिजिबली स्मॉल। पर ऐसा नहीं है कि चलता ही चला जाएगा, लेकिन बहुत कम चेंज आ रहा होगा। कई किलोमीटर बाद 0.001 वेलोसिटी कम हो रही होगी, रुकने वाला नहीं है। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग?
कि ग्लास का बना हो, बेंड ना हो और ऐसे ही फ्लैट रहे और उस पर रोल कर दिए, तो जो सबसे बड़ा एयर रेजिस्टेंस वाला है वो तो हटा ही दिए हैं आप। क्लियर हुआ? तो वो वाला आपके कोर्स में नहीं है, रियल वाला कौन सा है? आइडियल वाला है, आइडियल है। यहां तक कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इसीलिए एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड भी करता है, जबकि ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन करता है। क्यों करता है कहना, देखिए रीजन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो और घर से करके लेके आना। Find value of H find value of H find value of H for pure rolling of solid sphere on horizontal smooth surface. Find value of H for pure rolling of solid sphere on smooth horizontal surface as shown in figure. Value of H for pure rolling of solid sphere on smooth horizontal surface as shown in figure, लिख लिए तो करके आना। और क्या टाइम ओवर नहीं था, अब करके आना तो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तुम्हें थोड़ा आराम करो, टिफिन उफिन कर लो, कुछ खा पी लो। अंतिम क्लास क्या? नहीं, इसके बाद क्लास नहीं है, छोड़ दीजिए तो। हाँ, उसमें कैमरा लगाना है। हाँ सर, कैमरा बंद हो गया।